दोस्तों नमस्कार। इंडी अलायंस ने एक और बड़ी गलती कर दी। दुख की बात यह है कि पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं कि इंडी अलायंस को आपस में बैठ के एक सीरियस मंथन करना चाहिए कि किस तरह से आने वाले दिनों में हम जनता के बीच में जाएंगे, किस तरह से हम पार्लियामेंट में अपनी रणनीति बनाएंगे, किस तरह से हम मीडिया में जनता के सामने अपने विचार रखेंगे और किस तरह से रैलियां ऑर्गेनाइज होंगी। और उन सब के लिए ज़रूरी है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अनफॉर्चुनेटली इंडी अलायंस ने अभी तक ये फंडामेंटल चीज़ों पे काम नहीं किया है और उसका खामियाजा ये उठाना पड़ रहा है कि एक के बाद एक गलतियां होती जा रही हैं। अभी तक सनातन धर्म से संबंधित जो विवादास्पद बयान था उसकी अभी तक इश्यूज ठंडा नहीं हुआ, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। एक और भयंकर गलती इंडी अलायंस ने कर दी। 14 पत्रकारों का नाम जारी किया और ये सोच के कि हम इनके टीवी प्रोग्राम्स में नहीं जाएंगे, हम इनके साथ डिबेट सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दोस्तों, पिछले 20 साल में जितने ये 14 लोगों का नाम आया है, मैंने हर एक के साथ उनके फोरम में या 1-to-1 उनसे बात करी है, उनके टीवी प्रोग्राम्स में मैं अपीयर हुआ और मेरे साथ अक्सर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सेशन में रहते थे। मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से ये बता सकता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव्स और जो एंकर है उन दोनों के बीच में हमेशा दोस्ताना व्यवहार रहा है। इवन यहां तक कि जब आप लाउंज में बैठते हैं तो जो ऑपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जो सत्ता पक्ष के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्तों की तरह बात करते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा चालू होता है, अपने अपने रंग में सब लोग ढल जाते हैं। ये हकीकत है। जो लोग टीवी सेशंस में जाते हैं, जो टीवी स्टूडियोज में जाते हैं, वो आपको ये बता सकते हैं कि कैमरे का शुरू होने से पहले और कैमरा शुरू होने के बाद माहौल में किस तरह से बदलाव आता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अक्सर जो कैमरे पे चर्चा होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और जो उसके प्रतिनिधि बोलते हैं वो उनकी पार्टी लाइन होती है। वहां पे उनका पर्सनल मत नहीं होता है। इसीलिए अगर जो इंडी अलायंस है, इन्होंने 14 पत्रकारों का जो ब्लैक लिस्टिंग किया है कि हम उनका या बहिष्कार किया है उनके प्रोग्राम से, मुझे लगता है ये एक उचित कदम नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी भी इंसान से आज पूछेंगे, आप और हम सब जानते हैं कि अगर आप कोई भी टीवी चैनल का नाम लें या कोई भी एंकर का नाम लें, तो आपको पता है कि इसका पर्सनल टिल्ट किस तरफ है। कौन कांग्रेस की तरफ फेवर में बात करेगा, कौन बीजेपी के फेवर में बात करेगा, कौन दोनों के बीच में लड़ाई करवाने का काम करेगा। ये कोई बात आज जनता से छुपी हुई नहीं है। तो जब जनता इस बात को जानती है तो इस तरह का ब्लैक लिस्टिंग करने का लॉजिक क्या है? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल इंडी अलायंस ने खुद के लिए कर लिया है। अभी तक तो हम लोग ये कहते थे कि कांग्रेस के जमाने में इमरजेंसी आई थी। अब जब से ये इंडी अलायंस बना है, तब से सनातन धर्म पे अटैक और अब मीडिया को इस तरह से ब्लैकलिस्ट करना, ये अपने आप में एक इनटॉलरेंस का एग्जाम्पल है। दोस्तों, अगर ये बात यहां तक होती तो मैं मान लेता, लेकिन इससे चुनौती एक और खड़ी हो गई। जिन लोगों का नाम इस ब्लैक लिस्ट में नहीं है, 14 लोगों के अलावा जितने बाकी एंकर हैं, उनके बारे में अब जनता क्या सोचेगी? क्या हम ये कहेंगे कि ये लोग अब प्रो कांग्रेसी हैं या प्रो इंडी अलायंस हैं? क्योंकि ऑपोजिशन को तो आपने बाहर निकाल दिया, तो जो बचे हुए एंकर हैं उनको आप किस श्रेणी में रखेंगे? अब सवाल ये खड़ा हो जाता है। और ये और मुश्किल हो जाएगा इंडी अलायंस के लिए कि अगर वो अब चर्चा में जाएं और उनसे अगर तल्ख सवाल नहीं पूछे जाएं, क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएं, उनकी सोचने की और कार्यनीति को क्वेश्चन मार्क नहीं किया जाए, तो उस डिबेट का क्या मतलब रहता है? ये अपने आप में एक, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ब्लंडर इंडी अलायंस ने कर दिया है।
अब ये बात सही है कि ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे पत्रकार हैं जो बहुत सॉफ्ट क्वेश्चंस उठाते हैं। मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखता हूं। क्या आपने पिछले दिनों केजरीवाल के खिलाफ किसी मीडिया में कोई प्रचार देखा? अगर आप टीवी चैनल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आज भी मैंने टीवी में इंटरव्यू दिया है, रोज किसी ना किसी टीवी चैनल पे मेरा कोई ना कोई स्टेटमेंट आप देख सकते हैं किसी ना किसी मुद्दे पे। लेकिन अगर आप उन पत्रकारों से या वहां के स्टाफ से बात करते हैं कि आप लोग केजरीवाल के खिलाफ इतने क्रिटिकल क्यों नहीं हैं, तो दबी जवान से आपको यह सुनने को मिलता है कि साहब फंडिंग का मामला है। अगर फंडिंग आती है तो जो टीवी चैनल के मालिक हैं वो भी कहते हैं कि ज़्यादा क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब के पास तो दिल्ली सरकार थी, जनता का पैसा था, उन्होंने अपनी गुडविल और अपनी इमेज बनाने के लिए मीडिया को खरीदने की कोशिश करी। और अगर आप ध्यान से मीडिया के चैनल टटोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कोई ना कोई ब्यूरो का पूरा खर्चा शायद केजरीवाल सरकार उठा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंदर की खबरें हैं। और जो लोग पत्रकारिता से या टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडी अलायंस को अगर बायकॉट ही करना था तो वो चुपचाप नहीं कर सकते थे? क्या ये लिस्ट जारी करना ज़रूरी था? अगर मान लीजिए कि इन 14 जो पत्रकारों के इन्होंने नाम लिए हैं, अगर ये कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, इंडी अलायंस अपना रिप्रेजेंटेटिव ना भेजे, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, आप आराम से घर बैठ सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेजने की। लेकिन अनाउंस करके ये बताना कि हम इन पत्रकारों को बायकॉट करते हैं या ब्लैकलिस्ट करते हैं, क्या ये उचित है? मुझे लगता है इंडी अलायंस ने यहीं पे ही एक सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे चैनल थे जिसमें पहले भी कांग्रेस और बीजेपी अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजते थे। अक्सर जब हम स्टूडियो में होते थे, एक पर्टिकुलर खास विचारधारा के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होते थे, तो जब हम एंकर से पूछते थे कि यार बाकी लोग क्यों नहीं आए, तो उनका कहना था कि इनफॉर्मली आजकल उन्होंने हमको बायकॉट किया हुआ है, घोषणा नहीं की थी। और ये बात सबको पता है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना, इसके लिए हर एक पार्टी के अंदर अपना अपना एक मीडिया सेल होता है। किसको कहाँ भेजना है, किस मुद्दे पे कौन बोलेगा, किस में क्या क्षमता है, कहाँ किस आधार पे एग्रेसिव भेजना है, सॉफ्ट पेडलिंग करनी है, हर चीज़ के लिए एक रणनीति हर पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। इसमें कोई नई बात नहीं। मुझे लगता है अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड ऑफिस में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा गहमा गहमी अगर कहीं होती है तो उनकी मीडिया सेल में होती है, क्योंकि वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे रोज़ काम होता है। बाकी शायद इलेक्शन कैंपेन या बाकी जो कार्रवाई है वो शायद रोज़ इतनी एग्रेसिवली नहीं होती जितना मीडिया सेल हर पॉलिटिकल पार्टी का काम करता है। और ख़ासकर मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के मीडिया सेल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। और अक्सर उनके जो प्रवक्ता हैं वो अक्सर आपको कुछ ना कुछ पढ़ते हुए मिल जाएंगे, लिखते हुए मिल जाएंगे, नोट्स बनाते हुए मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट मुद्दा है तो मेरे पास भी बहुत बार दोस्तों के, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग हो या अपोजिशन हो, इनके प्रवक्ताओं के फ़ोन आते हैं, क्योंकि सब दोस्त हैं, कि विजय जी इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो प्रो डिसीज़न है या एंटी डिसीज़न है। और एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन के लिए आपको दोनों ज़रूरी है, और अक्सर मेरे इनपुट दोनों को जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरह से ये 14 लोगों के नामों की घोषणा करी है कांग्रेस ने या इंडी अलायंस ने, ये उचित नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि ये कब तक बायकॉट करेंगे। ये बात तो समझनी होगी इंडी अलायंस को कि ये 14 एंकर वो हैं जिनका टीआरपी काफ़ी ज़्यादा है, लोग इनको सुनते हैं, ये इन्फ्लुएंसर भी हैं। लेकिन जनता भी अपना विवेक रखती है, सुनती सबकी है लेकिन करती वही है जो जनता को सही लगता है। अगर टीवी डिबेट से इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होते तो शायद जो एक बार सत्ता में आ जाता वो कभी जाता नहीं, क्योंकि बड़ा आसान है टीवी चैनल चलाना,
और उसको खरीद लेना। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो आम जनता का विवेक बहुत आसानी से ट्विस्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि अगर आप इन 14 प्रोग्राम्स, इन एंकर्स के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, अब ये लगातार तो रोज टीवी पे रहेंगे, इनकी टीआरपी है। अब इनके प्रोग्राम में जो काउंटर, जो इनके सवाल उठाए जाएंगे इंडी ग्रुप के खिलाफ या ऑपोजिशन के अगेंस्ट में जो सवाल उठेंगे, उसका जवाब कौन देगा? इसका मतलब यह है कि अब पूरी डिबेट वन साइड नैरेटिव हो जाएगी और जो भी पक्ष वहां तथ्य रखेंगे, एविडेंस रखेंगे, उनको काउंटर करने वाला कोई नहीं होगा। तो जनता को और भी ज्यादा एयर टाइम मिलेगा इनके अगेंस्ट सुनने को। तो क्या स्ट्रेटेजिकली ये सही हुआ? अगर इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इन 14 एंकर्स के साथ उनके टीवी डिबेट में होता तो कम से कम वो इतना तो हो सकता था कि वो उसको काउंटर कर सकता था। और दोस्तों, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि एंकर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आर्ग्यूमेंट्स। मैं बहुत जगह आपको ये बता सकता हूं कि एंकर की बात को गलत सिद्ध करने के लिए मैंने बहुत बार एविडेंस दिए हैं, जिसको अल्टीमेटली एंकर ने माना कि ये जो फैक्ट दिए गए हैं, ये जो एविडेंस दिए गए हैं, सही हैं। और जब उन्होंने दोनों पॉलिटिकल पार्टी से, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी से इन फैक्ट्स के बारे में पूछा, तो अल्टीमेटली सबको ये मानना पड़ा कि हाँ, ये फैक्ट्स सही हैं और सरकार को ये सामने अगर ये फैक्ट्स आए तो सरकार इस पर विचार करेगी, या ऑपोजिशन उस फैक्ट्स को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करता है, और या फिर अगर वो फैक्ट्स ऑपोजिशन के अगेंस्ट हैं तो उसका फायदा जो रूलिंग पार्टी होती है उसको मिलता है। तो जहां तक बात है दोस्तों डिबेट्स की, टीवी डिबेट हो या न्यूज़पेपर राइटिंग हो, अगर आपके तथ्यों में वजन है, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स में दम है, तो एंकर का रोल मिनिमम हो जाता है। सवाल अब इस बात का है कि क्या इंडी ग्रुप को अपने आर्ग्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं था, या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव टीवी प्रोग्राम में जाते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो रूलिंग पार्टी या बीजेपी के खिलाफ अपने तथ्यों को मजबूती से रख सकें और जो बहस चल रही है उसमें एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सकें? क्या ये कमजोरी थी कि आपके पास रिसर्च की कमी है? क्या आपके यहाँ पे मीडिया रिसर्च और इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रिसर्च नहीं होती है? कारण क्या था कि आपको इन 14 फोरम से भागना पड़ा या जाना पड़ा? आपने खुद अपने आप को सरेंडर किया। उनकी गलती नहीं है। आज तो टीवी चैनल, माइक, कैमरा सब उनके पास है, वो तो आज भी ऑन एयर हैं, लेकिन इंडी ग्रुप वहां नहीं है। तो नुकसान किसका हुआ? इंडी ग्रुप का हुआ। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि लगातार एक के बाद एक नुकसान इंडी अलायंस अपना खुद कर रहा है। और कब तक बायकॉट करेगी? क्या पूरी लाइफ टाइम का डिसीजन है? और जहां पे जाके ये इंडी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखेंगे, तो क्या उन एंकर्स को जनता ये समझे कि ये उनके फेवरेट एंकर हैं, उनके प्रो एंकर हैं, वहां क्रिटिकल बहस नहीं होगी और जो भी वहां बहस होगी वो इंडी ग्रुप के फेवर में होगी? तो उस बहस का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये एक और भयंकर गलती इंडी ग्रुप से हो गई। मुझे लगता है कि इंडी ग्रुप के नेताओं को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि इस तरह के पब्लिक डिस्कोर्स में, और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर 14 चैनल्स में नहीं जाएंगे तो आप 14,000 चैनल में अपने खिलाफ और आवाज सुनेंगे। तब आप क्या करेंगे? हजारों यूट्यूबर अपने अपने व्यू रख रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात रख रहा हूं, कि मुझे लगता है कि ये इंटॉलरेंट डिसीजन था। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं भारत में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, तो क्या आपने भारत की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये डिसीजन जो इंडी ग्रुप का है, क्या ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब किस मुंह से इंडी ग्रुप ये बोलेगा कि भारत में प्रेस की आज़ादी नहीं है? क्योंकि आपने खुद ही बहिष्कार किया, आपने खुद ही प्रेस पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट किया है। आपके पास पूरा मौका था अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने का, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, एक बार और दोहरा देता हूं, ये एक सेल्फ गोल है। मुझे लगता है इस जो डिसीजन लिया है इंडी ग्रुप ने, ईगो छोड़ के इनको अपने डिसीजन पे पुनः विचार करना चाहिए और डेमोक्रेसी के नाते
उनको इसमें बहस में सम्मिलित होना चाहिए और अपने आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स को दुरुस्त करना चाहिए। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या ये इंडी ग्रुप का डिसीजन सही है या गलत है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।